पापा को मौसी के साथ करता देखकर अब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। वो अभी दरवाजे पर खड़ी देख ही रही थी कि उसके पापा ने मौसी के साथ वो सब। अगले दिन सुबह के 9:30 बज चुके थे। रिया उठी और हाथ मुंह धोकर नीचे गई तो देखा उसके पापा ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। उसकी मौसी भी वहीं पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ देख रही थी। रिया की मौसी उनके साथ ही रहती थी। रिया के कोई मामा नहीं थे और नाना नानी का भी देहांत हो गया था। रिया ने अपने नाना नानी को नहीं देखा था। उसकी मौसी का कोई सहारा नहीं था। तो रिया ने जब से होश संभाला उन्हें यहीं देखा। रिया ने कई बार अपनी मम्मी से पूछा कि उसकी मौसी ने शादी क्यों नहीं की, तो वह बोलती थी कि उसका कभी शादी करने का मन ही नहीं किया। जब भी शादी की बात होती थी वह रोने लगती थी और फिर नाना नानी इस दुनिया से चले गए तो हमने उस पर जोर नहीं डाला और वह तब से हमारे साथ ही रहती है। रिया ने बचपन से ही नोटिस किया था कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। उन पर गुस्सा करते रहते हैं और हाथ भी उठाते हैं, जबकि वह मौसी के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। रिया को यह बात बहुत अजीब लगती थी। रिया के पापा की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी और उसकी माँ की उम्र 43 साल के आसपास थी और उसकी मौसी संध्या की उम्र 40 साल के आसपास थी। 40 साल की उम्र में भी उसकी मौसी काफ़ी खूबसूरत लगती थी। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था और देखने में वह 35 साल के आसपास की लगती थी। रिया का एक भाई था जो बाहर रहकर पढ़ रहा था। रिया ने कई बार चोरी छिपे सुना था कि उसके पापा उसकी माँ को रिया के लिए भी ताना मारते थे। कहते थे कि तूने लड़की पैदा करके मुझ पर बोझ बढ़ाया है। और उन्होंने रिया को नॉर्मल ही ग्रेजुएशन करवाया था, वो भी उसकी माँ के बहुत कहने पर, जबकि रिया का भाई बीटेक कर रहा था। जब रिया छोटी थी तब का तो उसे याद नहीं, लेकिन जब से उसने होश संभाला और उसमें समझदारी आई तब से उसने नोटिस किया था कि उसकी मौसी रात में कई घंटे के लिए उसके मम्मी पापा के कमरे में रहती हैं और आधी रात के बाद वह उस कमरे से निकल जाती हैं। रिया को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी मौसी उस कमरे में क्या करती हैं रात में और ऐसा क्या काम है जो उन्हें रोज़ रोज़ जाना पड़ता है, जबकि उस दौरान रिया की मम्मी रिया की मौसी के कमरे में सो रही होती हैं। रिया के पापा रिया की मम्मी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वह अपनी बहन के साथ उनके कमरे में सोती थीं। एक दिन रिया ने सोचा कि वो पता करे कि आखिर मौसी पापा के कमरे में क्या करती हैं। रात के 12 बजे की तरफ वह नीचे उतर कर गई और धीरे से अपने पापा के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला था। जब उसने उसके अंदर झांक के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके पापा तो उसकी मौसी के साथ वह सब कर रहे थे जो रिया ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके पापा ने मौसी को बाहों में ले रखा था और वह बड़े प्यार से उनके बदन को सहला रहे थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। उसके बाद रिया के पापा ने उसकी मौसी को बिस्तर पर लिटा दिया और वह उनके पास जाने लगे। इसके आगे देखने की रिया में हिम्मत ही नहीं थी। रिया के तो शरीर से पसीना छूटने लगा था। वह चुपचाप धीरे से अपने कमरे में आ गई। सारी रात वो सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके दिमाग में वो पापा के कमरे की घटना जा ही नहीं रही थी। जैसे तैसे सुबह की तरफ रिया को नींद आई। उसके बाद सुबह रिया की आंख देर से खुली। वह उठते ही अपनी माँ के पास गई और उसने उनसे पूछा कि आप पापा के कमरे में क्यों नहीं सोती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं हूँ और उन्हें अकेली सोना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इधर तुम्हारी मौसी के साथ सो जाती हूँ। तुम आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो। रिया ने सोचा कि वह अगर अभी कुछ कहेगी तो पता नहीं उसकी माँ उस पर विश्वास करेंगी भी या नहीं। उसने सोचा वह पहले उनको रंगे हाथों पकड़ेगी, उसके बाद सारा सच सामने लेकर आएगी। अगले दिन रिया फिर रात को नीचे उतर कर गई और उसने देखा कि उसके पापा और मौसी कमरे में मौजूद थे और वह एक दूसरे के साथ वह सब कर रहे थे। तभी रिया अपनी मम्मी के पास गई और उसने अपनी मम्मी को जगाया। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि चलिए आपको कुछ दिखाना है। उन्होंने कहा क्या दिखाना है। वह बोली चलिए तो आप मेरे साथ। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने
पापा के कमरे के पास ले आई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने रिया को देखकर उसके पापा और मौसी सकपका गए और अपने कपड़े ठीक करने लगे। उसकी मौसी ने अपने आप को तुरंत ही चादर से ढक लिया और उसके पापा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। रिया बोली कि देखो मम्मी, तुम वहाँ सोई हो, यहाँ मौसी और पापा क्या कर रहे हैं तुम्हारी पीठ पीछे? वह तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम इतनी सीधी हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुमने मौसी को यहाँ कितने सालों से रख रखा है और यह तुम्हारा ही घर बर्बाद करने पर लगी हुई हैं। तभी रिया की माँ ने रिया को रोका और कहा, रिया ऐसे नहीं कहते। तो रिया ने कहा कि आप कैसी औरत हैं? आपका पति किसी और के साथ है और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। रिया की माँ ने कहा कि पहले तुम यहाँ से चलो, किसी के कमरे में ऐसे घुसना अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रिया की माँ रिया का हाथ पकड़कर खींच लाई और उन्होंने रिया से कहा कि आज के बाद कभी भी तुम अपने पापा के कमरे में रात में मत जाना। ऐसे किसी के कमरे में घुसना अच्छा नहीं होता है। देखो तुम्हारे पापा को कितना शर्मसार होना पड़ा। रिया रोने लगी और बोली कि आपको अब भी पापा की पड़ी है। आपको यह नहीं दिख रहा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और वह आदमी आपको धोखा दे रहा है। रिया की माँ बोली, वह आदमी क्या होता है? वह तुम्हारे पापा हैं, तमीज़ से बात करो रिया। रिया ने कहा कि हाँ, इसी बात का तो मुझे गम है कि वह गिरा हुआ आदमी मेरा पापा है। रिया की माँ ने रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि वह कोई गिरे हुए आदमी नहीं है, मैं तुम्हें आज पूरा सच बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपनी मौसी समझ रही हो वह तुम्हारी मौसी तो है, पर मौसी होने के साथ वह तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी भी हैं। तुम्हारा भाई रोहित उन्हीं का बेटा है। तुम्हारे पापा की शादी मुझसे घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा सुंदर नहीं थी और उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन मजबूर होकर घर के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपना लिया। शादी के 2 साल बाद तुम पैदा हुई रिया। उसके कुछ महीने बाद ही नाना नानी इस दुनिया से चले गए। तुम्हारी मौसी अकेली रह गई थी तो वो यहाँ आकर रहने लगी। तुम्हारे पापा को वो बेहद पसंद आ गई। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ जिससे वह तुम्हारी मौसी संध्या से शादी कर ले। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको तलाक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी? तब तक तुम भी तो इस दुनिया में आ चुकी थी, तुम्हें लेकर मैं कहाँ घूमती? मेरा तो कोई सहारा भी नहीं बचता। तो तुम्हारे पापा ने कहा ठीक है, मैं तुम पर एक एहसान कर देता हूँ, तुम यहाँ मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन को मुझसे शादी करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तो हैं नहीं और ना कोई भाई, तो तुम्हारी बहन की शादी कौन करेगा बिना दहेज के? इसकी शादी तो होने से रही। यहाँ मेरे पास ठीक ठाक पैसा है और मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगा, तो तुम उसे समझाओ कि वह मुझसे शादी कर ले। तुम्हारी ज़िंदगी भी कट जाएगी और उसकी ज़िंदगी तो ऐसे कटेगी। रिया की माँ रिया से बोली कि तुम्हारी मौसी तुम्हारे पापा से शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने ही उन्हें समझाया और उनसे कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो तुम्हारे पापा मुझे और उसे और तुमको घर से निकाल देंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने तुम्हारे पापा से शादी करने को हाँ कर दी और फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मौसी से शादी कर ली। धीरे धीरे तुम बड़ी हो रही थी और तुम्हें यह सच ना पता चले, क्योंकि यह जानकर तुम्हारे और रोहित की आंखों में तुम्हारे पापा की छवि खराब हो जाती, इसीलिए हमने यह सब बातें तुम लोगों से छुपा कर रखी थी। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ समझ आ चुका है और मैं इस घर में एक तरह से एक नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम करती है। असली में घर की मालकिन तो तुम्हारी मौसी हैं। रिया अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और उसने कहा कि आपने मेरे लिए अपने हाथ से अपने सम्मान का गला घोट दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको पापा को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने वो तब फैसला नहीं लिया क्योंकि आप मेरे भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है और आप इस घर में नौकरानी की तरह रहें, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं चाहूँगी अब आपको अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए और पापा को तलाक दे देना चाहिए। और अब तो मैं भी पढ़ लिख चुकी हूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी ज़रूर ढूंढ लूँगी और आप भी कुछ तो काम कर ही लेंगी।
आपको तो कितनी अच्छी सिलाई आती है और आप सिलाई का काम करके उससे पैसा कमा सकते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और आप भी यहाँ रहें, यह बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया की माँ ने रिया को गले से लगा लिया और वह बोली कि बेटा, मुझे भी यह ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। तुम्हारे पापा कभी भी मुझ पर हाथ उठा देते हैं। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी वजह से रह रही थी। रिया अपनी माँ को लेकर अपने दोस्त के चाचा के पास गई, जो एक अच्छे वकील थे। उसने उनसे अपनी माँ के तलाक की बात की। उन्होंने कुछ ही दिनों में उसकी माँ के तलाक के कागज़ बनवा दिए। रिया ने अपने पापा को कागज़ जाकर दे दिए। उसने कहा कि आप मेरी माँ को तलाक दे दें और अपनी बीवी के साथ सुकून से इस घर में रहें, और मैं और मेरी माँ आपके साथ नहीं रहना चाहती। उसके पापा ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने से मेरी इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे कि मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया है और तुम एक लड़की थी, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया। रिया ने कहा कि मैं मानती हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसीलिए हम अब आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, वरना हम कोर्ट में जाकर अपना जायदाद में हिस्सा भी मांग सकते थे। और आपने मुझे मजबूरी में पढ़ाया लिखाया है, क्योंकि अगर आप मुझे छोड़ देते तो यह समाज आपको क्या कहता। आपको तो हमेशा से एक लड़के की चाहत थी। मैंने कई बार आपको यह ताना मारते हुए देखा कि ये लड़की बोझ बनकर बैठी है इस घर में। मुझे आपकी यह बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आप मेरे पापा थे, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन मेरी आंखों में आपकी कोई इज्जत नहीं है और मैं भी तो आपका बोझ हूँ, तो इसीलिए आप भी इस बोझ से आज़ाद हो जाएं। रिया ने कहा, आप अगर आसानी से तलाक नहीं देंगे तो हम लोग कोर्ट में आपको खींचेंगे और आपकी दिखावे की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। रिया की धमकी सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आ गया। उसके पापा ने बहुत ही गुस्से में तलाक के कागज़ पर साइन कर दिए। रिया अपनी माँ को लेकर चली आई। उसके नाना नानी का एक पुराना घर खाली पड़ा था, वह वहीं अपनी माँ के साथ रहने लगी। रिया ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया था और रिया की माँ सिलाई का काम करने लगी थी। रिया की माँ रिया से बोली कि बेटा, तुमने मुझे एक नर्क से बाहर निकाल लिया है। रिया और उसकी माँ खुशी खुशी वहाँ पर अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी इज्जत ना करे, आपका सम्मान ना करे, उस व्यक्ति के साथ रहकर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि अपने हौसलों को मजबूत करें और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। घरेलू हिंसा और लड़की लड़के का भेदभाव करना हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।